पिछला बार क्या बता दिए थे आप लोगों को? लाल बहादुर शास्त्री ना। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन नारा दिए थे? जय जवान जय किसान। वो देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। क्या नंबर के? दूसरे नंबर। और पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कश्मीरी पंडित थे। मतलब इनके पूर्वज का घर जो था वह कश्मीर में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहां से ये लोग आके कहाँ बस गए? इलाहाबाद में बस गए। कहाँ बस गए? इलाहाबाद। अब इनकी कहानी शुरू होती है। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दे रहे थे। ठीक है, इनकी माता का नाम स्वरूप देवी था, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, वो भी वकील बैरिस्टर थे। बहुत अच्छे खासे परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। ठीक है, नेहरू इनके टाइटल में क्यों लगा? तो किसी किताब में देखे थे कि इनके घर के पास से कोई नहर गुजरती थी। ठीक है, वही नहर गुजरती थी, इसलिए इनके टाइटल में नेहरू लग गया, माने नहर के स्थान पर, नहर के करीब रहने वाला। तो उसी समय से ये नेहरू प्रचलित हुआ। तो मोतीलाल नेहरू और स्वरूप देवी इनके पापा और मम्मी थे। ठीक है, तो 14 नवंबर 1889 को, ठीक है, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। ठीक है, कब? 1889 को, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। ये चूंकि 3 बहन रहते हैं और 1 भाई रहते हैं। इन्हीं की एक बहन है विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये सभी भाई शायद सभी बहन में शायद छोटे रहते हैं, तो घर के काफी दुलरुआ रहते हैं। ऐसे भी इनका परिवार बहुत मतलब रईस रहता है, धनी मनी रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है ना, इनके घर पर ही होती है, स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, इनके लिए एक अंग्रेज मैंने ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई क्या होती है? घर पर ही होती है। समझ गए? मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, ऐसा कहा है तो छोटा मोटा स्कूल तो जाती रहे होंगे। तो इनकी प्रारंभिक पढ़ाई घर पर होती है, क्योंकि ये 3 भाई बहन के बाद चौथे भाई होते हैं। ठीक है, जैसे प्रायः गांव देहात में देखते होइएगा कि जैसे किसी के घर में 3-4 बेटी हो जाए, उसके बाद कोई बेटा पैदा लो, तो बेटा पैदा नहीं देता है, भगवान पैदा देता है, उसको एक अलग तरह का प्रोटेक्शन मिलता है, सब कुछ। तो वैसे ही इनके साथ भी था। ये बेचारे 3 बहन के बाद इनकी जन्म हुई थी। घर के काफी लाडले थे, समझ रहे ना। तो और परिवार बहुत बड़ा था, बहुत रईस था, धनी मनी थे। तो इनकी सारी फैसिलिटियां घर पर ही उपलब्ध करा दी गई। तो ये स्कूल नहीं जाते थे, क्या करते थे? मतलब इनको घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे अंग्रेज। कोई अंग्रेज टीचर थे, तो अब अंग्रेज मतलब कि पूरा में जाकर पढ़ाने लगता था। कोई अंग्रेज टीचर होते थे तो पढ़ाने इनको। ठीक है, 16 साल की अवस्था में ये यहाँ से चले जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड के हैरो स्कूल में, कौन से स्कूल में? हैरो स्कूल में इनकी दाखिला होती है। ठीक है, और वहाँ से पढ़ाई माने उच्च पढ़ाई के लिए, और वहाँ से हैरो स्कूल से पढ़ाई के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये अन्य पढ़ाई करते हैं, और उन पढ़ाई में इनको नेचुरल साइंस का पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं आता। अच्छा, इंटरेस्ट क्यों आएगा? इनके पिता मोतीलाल नेहरू क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए योगदान दे रहे थे। तो परिवार का माहौल क्या था? पूरा मैंने देश के प्रति समर्पण है, देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी का, अंग्रेजों के प्रति अविश्वास का कि अंग्रेज कैसे हटेगा। ठीक है, तो इनके परिवार का माहौल चूंकि क्रांतिकारी वाली थी,
ठीक है। इनके परिवार का माहौल स्वतंत्रता सेनानी वाली थी, तो इनको नेचुरल साइंस पढ़ने में क्या मजा आता है। तो उसी जगह पर एक और कॉलेज था, वहाँ से ये लॉ की पढ़ाई करते हैं, और लॉ की पढ़ाई करने के बाद 1912 में ये रिटर्न भारत आते हैं। कब भारत वापसी लेता है, कब इनका 1912, ठीक है। 1912 में जब भारत में आते हैं तो इनके पिताजी के जो राजनीति करते हैं, कि पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, आज़ादी के लिए जो लड़ाई करते हैं, उनमें इनको विश्वास नहीं रहता है, ठीक है। वो मोतीलाल नेहरू जी वाली राजनीति ये नहीं करना चाहते हैं, माने दोनों बाप बेटा में अलग अलग विरोधाभास रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप बेटा में लड़ाई होता रहता है, ठीक है ना। तो 1912 में ये भारत आते हैं, छोटा मोटा इधर उधर का राजनीति करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1916 में इनकी शादी हो जाती है। कब 1916 में इनकी विवाह हो जाती है। किससे होती है, 1916 में इनकी विवाह कमला नेहरू से हो जाती है, ठीक है। और ठीक एक साल बाद 1917 में इनको एक लड़की पैदा लेती है, जिसका नाम क्या रहता है, इंदिरा गांधी। इनको ये प्रियदर्शनी भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी का जन्म लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो प्राइम मिनिस्टर माते हुए नहीं, उनसे पहले थे, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के पहले, हाँ, तो इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है, 1917, ठीक है। और इसी समय 1916 में इनको गांधी जी से, महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। इनको महात्मा गांधी से इनको मुलाकात होती है। कब, 1916 में। ये गांधी जी के विचार से बहुत खुश होते हैं, और गांधी जी भी 15 में ही आते हैं, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लौट करके। हमारे सब अब नया नया यंग लड़के सब इनके साथ जुड़ने लगता है। ये बेचारे इनसे 20 साल बड़े थे, उनका जन्म 69 में हुआ था लगभग, उनका जन्म 89 में हुआ था। तो ये इनकी बात से मतलब जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित हुए। पहली बार 1916 में ये मिले, ठीक है। उसके बाद ये गांधी जी के साथ हो गए। 1921 का असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, नमक सत्याग्रह, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सबों में इन्होंने गांधी जी का साथ लिया। और गांधी जी इनसे इतने प्रभावित हुए कि बोले हमारे बाद पूरा कांग्रेस का कमान यही व्यक्ति संभाल सकता है, ठीक है। और ये बेचारे पढ़े लिखे लिखे, ऐसा नहीं है, बहुत स्मार्ट भी दिखते थे, और इसी परिवार के थे तो अच्छे भी लगते थे, बोलचाल का तौर तरीका भी अलग था, क्योंकि किसी प्रकार की कमी तो इनको थी नहीं। और क्या होता है, तो ये गांधी जी के साथ सारे आंदोलन में मतलब ये भाग लेते हैं, गांधी जी के साथ सारे आंदोलन में भाग लेते हैं। ये लगभग बहुत दिनों तक हर आंदोलन में जेल जाना है तो जेल जाते थे, रहते थे, करते थे, माने साथ में रहते थे। अंततः देश को क्या हुआ, आज़ादी मिली। कब, 1947 में। 1947 में इन लोगों के सहयोग से क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। कुछ लोग इन पर लांछना भी लगाता है, ये बेचारे बड़े बाप के बेटे थे इसलिए इनका चलता था। तो बड़े बाप के बेटे थे, पैसे वाले थे, तो अब तो ये कांग्रेस को समेट के रखे, क्योंकि कोई भी संगठन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और एक प्रकार का दबाव। कुछ लोग डर बस भी आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग आपके एहसान बस भी साथ रहेंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हेल्प के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो ये सब चीज़ों में ये आगे रहते थे, और पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। देश के प्रति समर्पण का भी अच्छा, उतने बड़े व्यक्ति थे, फिर भी उतने अच्छे परिवार से, फिर भी जेल जाते थे, जेल में रहते थे। जेल में इनके लिए स्पेशल व्यवस्था थोड़ी रहती रही, जो व्यवस्था था सो रहता होगा। तो ये मतलब बहुत अच्छा खासा, ये मतलब भारतीय राजनीति, भारतीय स्वतंत्रता सेना यानी भारतीय आज़ादी में इन्होंने अपना सहयोग दिया। देश जब आज़ाद हुआ, जाने लगे, तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मतलब जब अंग्रेज जाने लगे, तो अंग्रेज को जाने के बाद देश में संविधान तो नहीं बना हुआ था। देश हमारा कैसे चलेगा ये तो किसी को नहीं पता था।
देश चलाने के लिए, एक साधारण घर चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। एक घर में मालिक होते हैं, एक मालकिनी होते हैं। घर में बड़ों को थोड़ा ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा और ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जो सबसे तेज तरार व्यक्ति होता है उसको प्रधानमंत्री, इसी तरह होता है। उसके बाद बाकी लोगों को अन्य तरह का काम दिया जाता है। छोटे बच्चों को कहा जाता है तुम पढ़ाई करो, सीनियर बच्चों को कहा जाता है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग तरह का काम भी सीखो। तो एक घर में रूल है, तो पूरे देश को चलाने के लिए ठीक ऐसा ही रूल चाहिए। तो यहाँ न संविधान था, न किसी के पास इस तरह का ज्ञान था कि कुछ बना के करो। तो क्या हुआ, अंग्रेज बोला कि मैं 1947 में चले जाऊँ। तो हम लोग चाहते थे कि जितना जल्दी ये चला जाए। तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आई। कब? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब? 1946 में। और अंतरिम सरकार के गठन में कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक इस तरह से शासन चलेंगे। जो पुरानी व्यवस्था जो है उसी के अनुसार शासन चलेंगे। और उसमें प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू को न बना करके, ठीक है, किसको बना देते? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में उनकी देहांत हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब देहांत हो जाती है? 1950 में। तो मात्र 3 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल किडनी पेशेंट थे, बीमार आदमी थे, ठीक है। तो उनसे ये चीज संभव भी नहीं था, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद काफ़ी परेशानियाँ थी। तो ये 3 साल के बाद तो फिर पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बनते। बहुत लोग 3 साल में ये व्यक्ति कितना काम कर रहे थे। जब देश हमारा सब कुछ नया हो रहा है, उस समय हमारे पास साक्षरता दर 14% था, 14% लिटरेसी, समझे ना। साक्षरता दर 14% था। खाने के लिए न गेहूँ मिलता था, जमीन ज़्यादा नहीं उपजता था। तो कोई भी व्यक्ति आके बोल लेना आसान है, उस मंच पर जाके उस समय संभालना बहुत माने कष्टदायक होता है, बहुत कड़ी मेहनत का काम होता है। तो लोगों का कहना है, लेकिन ये हकीकत में है नहीं। 1950 में कई मर गए। तो 1947 से लेकर के 1964 तक सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कोई इतना टर्म पूरा नहीं किया है, ठीक। और प्रधानमंत्री तो बन गए, पढ़ाई लिखाई सब समझ गए। अब क्या, प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। चुनौतियां क्या रहती हैं? तो अंग्रेज जब जाने लगे ना, तो वो भारत को देश बना के नहीं जा रहे थे, भारत को टुकड़ा टुकड़ा करके जा रहे थे। जैसे जो जहाँ का राजा है वो राजा रह जाएगा, ठीक है। जो अलग प्रोविंसी है वो अलग रह जाएगा, ठीक है। कलकत्ता अलग रह जाएगा, हैदराबाद अलग रह जाएगा। तो ऐसे करने से भारत देश तो नहीं बनता, और भारत क्या होता, अफ्रीका वगैरह की तरह क्या होता, टूट जाता। अनेक छोटे छोटे देश में टूट के बर्बाद हो जाता। तो इन लोगों ने सबसे बड़ी काम किए, ये और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि पूरे माने क्या कहेंगे उसको, दोनों मिलकर एक साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे को एकीकृत किए। कहीं पर जबरन, कहीं पर प्यार से, कहीं पर माने समझौता के साथ पैसा वगैरह दे के किए। इनमें कुछ जगह पर थोड़ा दिक्कत हो, जैसे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मामला में थोड़ा ये हरी सिंह को हटाने के शेख अब्दुल्ला पर ज़्यादा भरोसा कर लिए, ठीक है। तो एक वहाँ उनसे मिस हुई। तो 100% कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। और वो भी उस समय में जब हमारा देश 2 भाग में बट गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, ठीक है। उसके बाद घर में आंतरिक कलह, किसी को ढंग से खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। लोग को हवाई चप्पल से लेदर का चप्पल नहीं पूरा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इतना प्रेशर में अगर कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन पर चुनौतियों का भंडार लगा रहता है। लोग हंसने के लिए तो हंस देते हैं। इनको विरासत में ये नहीं था, तो सब कुछ बना हुआ मिल गया, ये गए कुर्सी पर बैठ गए। इनको विरासत में केवल इनको क्या मिला, विरासत में इनको क्या मिला, भूखमरी, अकाल, तंगी, ठीक है, यही सब चीजें ना मिली। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं
तो इनका सबसे पहला काम रहता है पंचवर्षीय योजना चलाना। ठीक है, क्या था? पंचवर्षीय योजना चलाना, वित्तीय प्लानिंग शुरू करना, वित्तीय योजना चलाना, योजना आयोग चलाना, माने अनेक तरह की योजना चला करके छोटे छोटे शुरुआत से देश को आगे की ओर ले जाना। उस समय मेरे पास खाने के लिए भरपूर मात्रा में गेहूं नहीं होता था, तो हम विदेश से लाते थे। पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं होता था, हमारे देश में उद्योग धंधा नहीं थे, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह नहीं थे, तो देश हमारा कहाँ आगे जाता। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी योगदान है जो लोग आज भूल रहे हैं। जैसे सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज परियोजना जो थी, जैसे नदी घाटी परियोजना जो पढ़ते हैं, हीराकुंड डैम पढ़ रहे हैं, उधर आप पढ़ रहे हैं कौन चीज, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, तो ये सब परियोजना जो थी ना, इन्हीं की देन थी। आज भले ही उसका मिसयूज लगता हो, लेकिन उस समय एक परियोजना से अनेक फायदे होते थे। एक डैम बन गया तो पानी रुक गया, उससे बिजली तैयार हो गया, डैम के ऊपर रास्ता बना दिए तो आने जाने का रास्ता बन गया, पीछे उसका पानी निकल के नहर के द्वारा गया तो खेती करने के लायक हो गया। तो उस समय ये डैम को कहते थे कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। तो ये इनकी प्लानिंग थी, बहुउद्देशीय परियोजना बनाए। दूसरा का, इनके समय में औद्योगिकीकरण हुआ। ठीक है, टाटा बिरला भेल वेल से जो आया ज्यादातर इन्हीं के समय में आया। ठीक है, हाँ, तो ये सब उसमें आया। उसके बाद जब देश हमारा आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ये हुई, कुछ लोगों का कथन हुआ कि भारत में मात्र 14% लिटरेसी है, साक्षरता दर 14% है, तो यहाँ सबको वोट देने का क्या राय है? जो व्यक्ति, चूंकि हम वोटर लिस्ट देंगे आपको नाम पढ़ने आएगा ही नहीं, आपको पहचान चिन्ह के नाम का चिन्ह में आएगा नहीं, तो आप वोट देके क्या कीजिएगा? तो उनका कहना था सब लोगों का कि बाकी लोग वोट क्यों देगा, जो पढ़े लिखे समझदार लोग वही देखते थे, वही वोट गिराएंगे। तो ये बोले ऐसा नहीं है, सबों को वोट गिराने का राइट है और सब जगह, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरा का बात, अन्य देश में औरत को वोट देने का अधिकार नहीं था, या देता भी तो 30 साल 35 साल के बाद वाली औरत देता था। ये बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जेंट्स हो या लेडीज सबको वोट देने का अधिकार हो, जिसका उम्र क्या होगा? 21 वर्ष। ठीक है, जिसको बाद में घटा के फिर कर दिया गया 18 वर्ष। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नहीं तो आज समझिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं। अगर वोट गिराने का राइट नहीं आता तो हमको सरकार खोजने का राइट नहीं होता, सरकार खोजने का राइट नहीं होता, सरकार बनाने का राइट नहीं होता, तो हमारी स्थान कहाँ होती? पाकिस्तान से भी बदतर होती, क्योंकि पढ़े लिखे अग्रिम दर्जे के लोगों का पूरा अधिकार होता है, और वो लोग फिर कभी नहीं चाहते कि नीचे वर्ग का लोग पढ़े। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो आजकल के निम्न वर्ग के लोग समझ में न करते हैं, एक लाइन में हंस देते हैं कि पंडित नेहरू क्या किया। पंडित नेहरू तुमको सरकार में अहम भागीदारी बनाया कि तुम इस देश के नागरिक हो, तो तुमको वोट देने का अधिकार है, चाहे तुम पढ़ा लिखा रहो या नहीं रहो, तुम जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई मतलब नहीं है, सब आदमी वोट यहाँ गिराएंगे और तुम सरकार को बनाएगी और हमारा देश क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। यहाँ लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई वोटिंग नहीं होगा, समझे ना? तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, दूसरा क्या था? इन्होंने डैम परियोजना चलाया, नदी घाटी परियोजना चलाया, जिससे खेती में बहुत सारी सुविधाएं हुई। ठीक है, तीसरा क्या था? इन्होंने औद्योगिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया। और जब इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस समय केवल एक कांग्रेस था और कोई पार्टियां नहीं थी इनके इर्द गिर्द चलने वाली, लेकिन जब कांग्रेस में ये प्रधानमंत्री बने तो अपने साथ जो इनके विपक्ष में होते थे, जिनसे इनका नहीं बनाव रहता था, जैसे भीमराव अम्बेडकर, उनको कानून मंत्री बनाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको मंत्री बनाए, इन लोगों से इनका नहीं था। और यही बोले, सब बोला कि एक ही पार्टी कांग्रेस रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टी रहेगा, और अन्य देशों की तरह, अमेरिका वगैरह की तरह डेमोक्रेटिक और लिबरल पार्टी। ये बोले ऐसा, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी, ये बोले ऐसा नहीं होगा, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था होगी, 1-2 पार्टी नहीं रहेगा। कितना पार्टी रहेगी?
बहुदलीय पार्टी रहेगी। उस समय तक केवल कांग्रेस ही था, लेकिन ये बोले कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, बहुदलीय पार्टी होगा। एगो दूगो पार्टी से काम नहीं चलेगा, जितना पार्टी बनाने का मन उतना लोग बना सकता है, पार्टी बनाने के लोग स्वतंत्र हैं। नहीं तो आज बीजेपी, जनता पार्टी, समझे ना, आरजेडी सब कभी आता नहीं आता, समझ रहे ना। तो ये सब देन इनकी है जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी कुछ मिसिंग होता है, तो इनका काम क्या देखे, सबसे पहले तो वोट देने का अधिकार इन्होंने सबको दिलवाया। दूसरा का क्या देखे, डैम बना, बहुउद्देशीय परियोजना लाए। तीसरा क्या देखे, फैक्ट्रियां वगैरह लाए। चौथा क्या देखे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए और बोले कि अनेक दलों का सरकार होगा, अनेक पार्टियां होगी, सीमित पार्टियां नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सब इनके कार्य में सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि उस समय हमारा देश एक फाउंडेशन ही बना था, तो ये सब तो मूल जरूरत थी। घर बनाने के लिए तो ये सब तो पहले मूल जरूरत थी कि हमको वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है, हमको देश में रहने का राइट मिले। तो पाकिस्तान की तरह यहाँ के जितने भी दबे कुचले हिंदू थे आज भी दबे रहते, क्योंकि कौन उसके बाद कौन कहता कि तुम पर हो, कोई कहता, जो आदमी देख लेता कि हमको इस राजनीति से फायदा है, इसको नहीं देने का राइट है, उसका स्थान कहाँ रहता, तो उसको गौर से सोचिए। दूसरा पार्टी बनाने का राइट नहीं रहता तो आदमी का कहाँ रहता, क्या स्थिति रहता है। लोग इन सब चीजों को छोड़ के केवल एक लाइन में देते हैं, पंडित नेहरू ने क्या किया। हाँ, कुछ कमियां हुई है, जैसे पंचशील समझौता 1954 में हुआ, इनके साथ, चाइना के साथ क्या हुआ था, पंचशील समझौता, ठीक है। इसमें कहा गया था 5 वो इसमें फाउंडेशन था, ठीक है, कि चाइना और भारत के साथ, ठीक है। उस समय एक नारा आया था, भारत चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, और उसमें ये कहा गया था कि हम दोनों व्यक्ति किसी का बॉर्डर पर कोई क्रॉस नहीं करेंगे, सीमा का झगड़ा कभी नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से आक्रामक रवैया कभी नहीं अपनाएंगे, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामला में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम लोगों का व्यापारिक संबंध बिल्कुल लिबरल होगा, ठीक है। तो इन सब समझौता पर मतलब हस्ताक्षर हुआ, 5 गो पंचशील माने 5 गो नियम था उसमें, जो कि था कि हर एक 8 वर्ष पर इसमें फिर से क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, माने इसमें सुधार करके और आगे बढ़ाया जाएगा। और इस पर पंडित नेहरू काफी खुश हुए और भरोसा कर लिए चाइना पर, ठीक है। लेकिन चाइना नहीं माना। ठीक 8 साल बाद कितना हुआ, 1962 में चाइना भारत पर हमला कर दिया और इसमें हमारी भारत की हार हो गई, जिसके लिए लोग पंडित नेहरू को काफी जिम्मेदार समझते हैं, ठीक है। हालांकि इस हार के बाद तिब्बत का कुछ क्षेत्र उनको मिला, ठीक है, थोड़ा सा सिक्किम वगैरह के आसपास का क्षेत्र चला गया तो भाई सब कुछ सही नहीं हो सकता, बाद में लोग आए तो वो क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इन पर यह आरोप लगता है। दूसरा आरोप लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला था, इसको ये यूएन में लेके चले गए और उस समय भारत 2 गुट में बटा हुआ था। एक था कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं पूंजीवादी, एक था समाजवादी। पूंजीवादी में क्या था कि पूंजी का वर्चस्व, समाजवादी में क्या होता था कि हर लोगों को एक साथ लेके चले। तो वहाँ रूस और अमेरिका ये दोनों में टक्कर हो रहा था और शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में क्या होता है कि हम तुम सही हैं, लेकिन तुम्हारा पक्ष में कौन गया, ध्रुव, हमारा पक्ष में कौन आई, अलका, ये दोनों के लड़ा। ये शीत युद्ध, आंतरिक युद्ध जो चला था, मने मने जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के परिणाम से समझे ना, वहाँ पर भारत का रिजल्ट गलत हो गया। चाइना वाला मामला, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला था, हम लोग अपने से फंसाते, वहाँ चले गए, दोनों 2 तरह की बात कर रहे, जनमत संग्रह की बात हो गई और वहाँ पर इनको डिफीट खाना पड़ा हारने की बात से, जो आज तक मामला ही सुलझा नहीं। और आज भी पाक जितने आपके घर के बगल में आपका जमीन है, बगल में कोई दूसरा जोतता है, क्या एक घास का लेता है, झगड़ा करते हैं, वही है। चूंकि बॉर्डर पर की लड़ाई है, सिक्किम पहले चाइना में हुआ करता था, आज भारत में चला
जनमत संग्रह कराया, वहाँ के लोगों की इच्छा हुई चले आए। तो इस तरह से होता है। वहाँ पर उसका रोडवेज था, उस समय भारत चाइना बना दीजिए, ठीक है। उसका कथन है हर जगह बॉर्डर की लड़ाई तो सब जगह न होता है, ये मेरा है तो मेरा है, जिसको जहाँ से फायदा लगता है वो कह रहा है। वो कौन 6वीं शताब्दी माने 7वीं शताब्दी का इतिहास ले कह रहा है कि उस समय पूरा कश्मीर क्या कहते हैं सिक्किम वगैरह अरुणाचल प्रदेश वगैरह मेरा था तो मेरा ही है। हम तो कह सकते हैं कि मौर्य काल में पूरा अफगानिस्तान से लेकर इन्हें पूरा माने कश्मीर तक हम क्या कहते हैं उड़ीसा तक हम पहुँचे हुए थे, तो पूरा हमरे हो जाएगा, बिहार तो हो सकता है। तो उनका वो कथन है ना, लड़ने का अलग अलग तरीका है सबों का। इनको तिब्बत चाहिए, ठीक है, इनको सिक्किम चाहिए, फिंगर प्रिंट चाहिए, इनको गलवान चाहिए, इसलिए सिक्किम का अलग इनको चाहिए। ऐसी मनभरू झगड़ा लड़ाई, तो वो जो लड़ाई हुआ ना, उस लड़ाई में हमारी भारत हार गई चाइना के साथ हार। हम कमजोर पड़ रहे थे ना, हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था। पहली बात तो विश्वासघात किया, हम उसके विश्वास में आके हम अपना सैनिक, अच्छा देश जब आज़ाद हुआ तो सेना भी तो उतना मजबूत स्थिति में नहीं था, मेरा मनोबल भी कमजोर था, मेरे पास आर्थिक स्थिति भी तो कमजोर थी। हाँ, वह बेचारा मजबूत था, स्वाभाविक है हारना। आज हम लोग कहते हैं पाकिस्तान से लड़ लेंगे जीत जाएंगे, कौन बल पर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आगे हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं। अभी चाइना का नाम लेके देखिए तो चाइना का नाम मुंह पर तक नहीं है। चाइना के नाम नहीं, लोग कैसे शांत पड़ जाते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि नहीं जीतेंगे। अभी चाइना का नाम लेके देखे ना, चाइना के नाम पर लोग शांत पड़ जाते हैं। अमेरिका ब्रिटेन एक बार डांटता है तो यहाँ युद्ध बंद हो जाता है। और उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, जिस समय मात्र 14% साक्षरता दर है। इससे समझ लो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति कितने परसेंट रहे होंगे। इस 14% में से मान लो 10% इनके फेवरेट में, 4% इनके विरोध में रहा हो, कितना प्रेशर रहा हो। इस चीज को तो लोग नहीं समझ रहा है। कोई भी लड़ाई या झगड़ा में सबसे पहले माइंड गेम होता है ना, कि हमारा क्या नीति होगी लड़ने के लिए। 14% लोग क्या नीति लाते लड़ने के लिए। ज्यादा तो कहीं भी कोई चीज अच्छे काम में किसका योगदान होता है, पढ़े लिखे लोगों का। क्या हम कर पाते? उस समय जाए तो लोग चाइना नामों नहीं जानता था। पढ़े लिखे छोड़ के गांव घर में जाते किसी से पूछते कि चाइना के नाम सुने, चीन के दिखाता क्या, लोग बगल में उत्तर प्रदेश नहीं जानते थे। और उस परिस्थिति में लड़ाई हो तो लोग क्या जानेंगे। इतना मीडिया वाला नहीं था, नहीं ना था। आज के तरह सब कुछ नहीं था। तो आज आके कुर्सी पर बैठ के हम 70 साल पहले का इतिहास मांगने लगे। उस समय अगर आपको खड़ा कर दिया जाता तो आप एक कदम नहीं चलते। आज आप तुरंत बात बदल रहे हैं, ठीक है। और उस समय की परिस्थिति क्या होती। तो ये इनसे पंचशील समझौता में इनके साथ थोड़ा धोखा किया, ठीक है। चाइना पर भरोसा करके, इसीलिए लोग कहता है चाइना सामान पर कोई भरोसा मत किया, क्योंकि चाइना का आदमी है साला दो विश्वास में ला के लड़ाई किया, इसलिए उस पर भरोसा करना। चाइना के सामान क्या, चाइना के आदमी पर भरोसा मत करो, ठीक है। क्योंकि पंडित नेहरू नारा दिए हिंदू चीनी भाई भाई, यानी भारत और चीनी क्या है, भाई भाई। और उस भाईचारा को इसने तोड़ा। कितना घटिया चीज है। वो भी कब, जब एक भाई काफी दबा हुआ हो तब, जिसकी स्थिति अभी काफी खराब चल रही है। तो ये परिस्थिति था, ठीक है। इनमें इनका अहम योगदान ये सब चीज का था। जो देखिए, जो आंतरिक रूप से है, घरेलू काम है, वोट देने का अधिकार, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, जगह जगह इंडस्ट्री का बढ़ावा देना। तो ये सब काम जो हुआ ना, इनके रीजन में बहुत अच्छा काम हुआ। योजना आयोग लाए, पंचवर्षीय योजना लाए, ये सब काम काफी हद तक ठीक चल भी रहा था। उसके बाद इन्हीं के परियोजना के बाद कुछ दिन के बाद आ गया क्या होता है, हरित क्रांति वगैरह आ गया। तो ये सब एक के बाद कोई तो नहीं ला दिए होंगे, क्या कहते हैं शास्त्री जी, चर्चाएं तो हुई होगी। और कहीं भी कोई चीज होता है उस पर आसपास के जगह का असर होता है। हमारे आसपास के देश में क्या हो रहा है उसका असर तो होगा ना। तो ये थे इनके कुछ अच्छे काम, ठीक है। देखिए दूसरा चीज क्या होता है, और सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी कि जो इनके विपक्ष में थे उन सबों को इन्होंने सरकार में रखा, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि बच्चों के साथ ये जाके पूरा रम जाते थे। बच्चे से इनको बहुत ज्यादा प्रेम हुआ करता था, ठीक है। और गुलाब का फूल हाथ में रखते थे। और बच्चा से अधिक प्रेम होने के कारण लोग इनको चाचा कहते थे, चाचा नेहरू,
ठीक है, इनको क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। और इन्हें बच्चों से अधिक प्रेम के कारण, बच्चों से अधिक लगाव के कारण, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाने लगे, चिल्ड्रेंस डे मनाने लगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इनका पहचान था हाथ में गुलाब का फूल, और जहाँ इनका फोटो देखेगा 4 गो 5 गो कुछ बच्चा साथ में रहेगा। बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, समझ गए? क्या होता है एक दिन ऐसी, तो इनका इस तरह से शासन चलता है, लेकिन अधिक तनाव के कारण 1962 में इनको एक बार हार्ट अटैक आता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। और 1964 में ऐसे ही एक दिन 27 मई को हार्ट अटैक आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लोग इनको भारत निर्माता के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? भारत निर्माता। भारत निर्माता के नाम से लोग इनको जानते हैं। ठीक है, इनकी हमें भारत में इनकी जो उपलब्धियां है ना, ये जो काम किए ना, जो छुपी हुई है, लोगों को नजर नहीं आता है। ठीक है, और आजकल के राजनीतिकरण में इसको काफी दबा दिया गया है। जबकि जो आज हम सिंधु डैम को बंद करो, कहाँ से आ गया? आज आप बंद करने के लिए तैयार है भारत, पाकिस्तान को पानी बंद करो, डैम कहाँ से आया? कहीं ना कहीं परियोजना तो इन्हीं का लाया हुआ था। ठीक है, उस समय, अब अपनी हम लोग न्यूक्लियर पावर कर रहे हैं, तो अभी हमारा देश विकसित हो गया तो न्यूक्लियर पावर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस समय कौन न्यूक्लियर पावर जान रहा था? एन तक का मतलब उस समय तो लोग, एन तक का मतलब नहीं था, उस समय तो लोग बिजली के लिए न्यूक्लियर पावर ले रहे थे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, वो में जहांगीर भाभा थे, उस समय शुरू हुए, देश आजाद हुआ था, तो ये सब चीज धीरे धीरे चलना शुरू हुई थी। तो उस समय जब हमारे घर की नींव पड़ रही है और हम बिल्डिंग के बात सोच रहे हैं, तो ये तो मूर्खता होती है। पहले नींव तो पड़ने दो। और आज सब कुछ बन जाने का तो एक लाइन में कह देते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने वो किया जो अगर ये नहीं करते तो आज आप बोलते नहीं। 18 माने वोट देने का राइट नहीं रहता। आपकी परिस्थिति क्या होती है आप खुद गौर से देखिए। आप बोल नहीं पाते, आप चल नहीं पाते, कुछ वर्ग के लोग समझे ना आपको दबा के रख देते हैं। काम तो इन्होंने इतना अच्छा अच्छा किया है, तो कभी कभी इनकी योगदान को भी याद किया जाए। ठीक है, तो इनकी मौत 1964 में हो जाती है अपने कार्यकाल के दरमियान। ठीक है, ये बहुत ही सहनशील और बहुत ही भावुक मिजाज के आदमी थे। ठीक, तो ये थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे प्यार से क्या कहते थे ध्रुव? चाचा ना। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रेंस डे। सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले, अपने गद्दी पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 साल तक। इनकी बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। इनके माँ का क्या नाम था? कहीं कहीं लिखता है स्वरूपा देवी और कहीं कहीं लिखता है स्वरूप देवी, दोनों चलेगा। पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और पत्नी का नाम कमला नेहरू। तो ये इनके माने कुछ चीजें हुई जो छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। ये कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से आके इलाहाबाद में बस गए थे। ठीक है, इनको गुलाब का फूल और छोटे बच्चे बहुत पसंद होते थे। गुलाब हमारे छोटे बच्चों को कहते थे कि गुलाब है। क्या कहते थे? छोटे बच्चों को क्या कहते थे? ये गुलाब है। ठीक है, तो ये रहे इनकी जीवनी। थोड़ा सा इसमें और विस्तार से देखना होगा तो आप लोगों का बहुत सारा चैनल है, यूट्यूब वगैरह देखिए। इन्होंने कुछ किताब लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ए लेटर फ्रॉम डॉटर्स टू फादर्स। ठीक है, जब ये जेल में थे ना तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिखा करते थे इंदिरा जी के लिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी उन सभी लेटर को आज भी सजा के रखी हुई थी, जो एक बुक के रूप में काम करता है। लेटर फ्रॉम डॉटर्स टू फादर्स माने बेटी, पिता के नाम पुत्री का खत। ठीक है, ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण किताब से कभी इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस हो गया।